नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। नोएडा अथॉरिटी के लिए किसी की जान की कीमत क्या है? क्या यहाँ का प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक कि किसी की मां की गोद सूनी ना हो जाए? 3 महीने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता और अब 23 साल का छात्र हर्षित भट्ट, सेक्टर 94 का वो निर्माणाधीन गड्ढा जिस पर हैबिटेट सेंटर बनना था, वो आज डेथ सेंटर बन चुका है। कागजों पर बैरिकेडिंग है, फाइलों में सुरक्षा है, लेकिन जमीन पर सिर्फ मौत का सन्नाटा है। सवाल ये है कि आखिर हर्षित का गुनहगार कौन है? तो साथ ही आज हम पड़ताल करेंगे उस लापरवाही की जिसने नोएडा को हादसों का शहर बना दिया है। देखिए सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। नोएडा, जहां सपनों की ऊंची उड़ानें कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों में आकार लेती है, जहां रात भी रोशनी से जगमगाती है और हर सड़क तरक्की की कहानी कहती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच भी दफन है। वो है मौत के गड्ढे। ये शहर सिर्फ अफसरों का नहीं, लापरवाही के उन मौत के गड्ढों का भी गवाह बनता जा रहा है, जहां लापरवाही ने एक और जान ले ली। जहां बुधवार को एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षित भट्ट की सेक्टर 94 में डूबने से मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी की उस लापरवाही का नतीजा है जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब इससे महज 3 महीने पहले ही इसी तरह के एक हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी। एमिटी यूनिवर्सिटी का 23 साल का छात्र हर्षित भट्ट, जिसने अभी अभी अपनी परीक्षाएं खत्म की थी, उसे क्या पता था कि सेक्टर 94 का ये सुनसान इलाका उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने निकला हर्षित नोएडा हैबिटेट सेंटर के उस अधूरे और गहरे गड्ढे की भेंट चढ़ गया जिसे अथॉरिटी ने सालों से लावारिस छोड़ दिया था। हर्षित यहाँ जश्न मनाने गया था, लेकिन जश्न का माहौल मातम में बदल गया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिम्मेदार एजेंसियां हादसों के बाद ही क्यों जागती हैं? हर्षित की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर क्यों ऐसे खतरनाक निर्माण स्थल खुले छोड़ दिए जाते हैं? गड्ढा होने के बाद गार्ड क्यों नहीं था तैनात? सालों से गड्ढे में भरे पानी का निकास क्यों नहीं? मौके पर देर से पहुंचा बचाव दल। पार्टी के लिए क्यों चुनी सुनसान जगह? हर्षित तैराक था तो फिर कैसे डूबा? हर्षित के शरीर पर कैसे आए चोट के निशान? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना बुधवार की है, जब सेक्टर 94 में एग्जाम खत्म होने के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र 23 साल के हर्षित अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। हर्षित पानी में कूदा तो वो दोबारा सतह पर नहीं आ सका। ये घटना तब और भी हैरान करने वाली लगती है जब पता चलता है कि हर्षित न केवल बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का छात्र था, बल्कि वो एक अच्छा तैराक भी था। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के इस डेथ ट्रैप के आगे उसकी स्किल नाकाम साबित हुई। ऐसे भी यह हादसा नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। कुछ समय पहले ही इंजीनियर युवराज मेहता की इसी तरह के गड्ढे के कारण मौत के बाद अथॉरिटी ने दावा किया था कि शहर के सभी खतरनाक गड्ढों को चिन्हित कर वहां बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। लेकिन सेक्टर 94 की ये तस्वीर गवाह है कि अथॉरिटी के ये दावे केवल घोषणाओं तक सीमित रहे। न वहां कोई बैरिकेडिंग थी, न ही कोई चेतावनी बोर्ड और न ही कोई गार्ड। इसके चलते ये जान चली गई। ऐसे में जानते हैं कि नोएडा अथॉरिटी की आखिर जिम्मेदारी क्या है। सुरक्षित बुनियादी ढांचा, सड़क, पार्क और निर्माण स्थल आम जनता के लिए खतरनाक न बने। साइट की घेराबंदी, निर्माणाधीन या खाली पड़े प्लॉटों के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड। नियमित मॉनिटरिंग, जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई और वर्क सर्कल अधिकारियों द्वारा साइट का समय समय पर निरीक्षण। मेंटेनेंस और ड्रेनेज, खुले गड्ढों से बारिश या सीवरेज के पानी की निकासी सुनिश्चित करना। जवाबदेही तय करना, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर भारी जुर्माना और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। हालांकि नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि गड्ढे के चारों ओर 12 फीट ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी और युवक जानबूझकर वहां पहुंचा। लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि अगर बैरिकेडिंग थी तो लोगों का वहां तक पहुंचना कैसे संभव हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम सिर्फ दिखावे के लिए हैं और जमीनी स्तर पर कोई सख्ती नहीं है। ये वही जगह है जहां पर नोएडा हैबिटेट सेंटर बनना था। 2019-20 में काम शुरू हुआ, लेकिन कानूनी विवादों के चलते प्रोजेक्ट ठप हो गया। तब से ये गड्ढा मौत का कुआं बनकर नोएडा के सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है। 3 महीने पहले युवराज मेहता की मौत के बाद अथॉरिटी ने रिफ्लेक्टर और बैरिकेडिंग के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन हर्षित की मौत ने उन दावों की कलई खोल दी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में पूरी तरह प्रवेश प्रतिबंधित होता तो इस युवक की जान बच सकती थी। गौरतलब है कि नोएडा में असुरक्षित निर्माण और खुले गड्ढे लगातार काल बन रहे हैं, लेकिन युवराज से लेकर हर्षित तक मौतों का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पर जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते इस साइट को सुरक्षित कर दिया जाता तो शायद एक जान बच सकती थी। युवराज मेहता की मौत के बाद एसआईटी बनी, जांच हुई, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 बात। तात्कालीन सीईओ का तबादला हुआ, लेकिन सिस्टम की जड़ता नहीं बदली। मामला हाईकोर्ट में है, जनहित याचिकाएं दायर हैं, लेकिन नोएडा की सड़कों पर चलने वाला हर शख्स आज खुद से ये सवाल पूछ रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। हर्षित तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई अनसुलझे सवाल। क्या एक जान की कीमत सिर्फ एक जांच कमेटी और चंद बयानों तक सीमित है? नोएडा अथॉरिटी को अब जवाब देना होगा कि आखिर कब तक ये डेथ ट्रैप युवाओं की बलि लेते रहेंगे। PS 126 में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के की ड्राउनिंग की सूचना इसमें थी। उसके बाद तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और SDRF NDRF की टीम्स यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी PM के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इनका एग्ज़ाम आज ख़त्म हुआ था। उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। मुझे तो लग रहा है कि मेरे बच्चे का मर्डर किया, क्योंकि मेरा बच्चा रोज़ टाइम पे घर आता था, घर से जाता था। और ऐसा मेरे यहाँ पे कॉलेज के जितने भी लेक्चरर हैं उन सब ने बोला है कि बच्चा बहुत अच्छा शरीफ था, पर आज अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया गया है। कौन कौन था इसके साथ? इसके साथ के मैं 2 दोस्तों को तो अच्छे थे, मतलब मैं कभी फेस टू फेस तो मिली नहीं हूँ। मतलब मैंने अपने बेटे के संग व्हाट्सएप कॉल वगैरह में, घर पे जैसे कॉल आती थी उसमें मैंने इनको देखा हुआ था। क्या कहते हैं, तो मैं एक व्यास करके नाम का लड़का है और एक कृष्ण नाम का है, और तीसरे बेटे मतलब जो बच्चा है मैं उसको नहीं जानती हूँ। क्या लगता है कि आपको वो बच्चे कैसे हैं स्वभाव के? अब मैं कभी मिली होती तो मुझे पता होता ना कि कैसे हैं। अब मैं, आप कोई भी है, थोड़ा सा देर जिसको देखेंगे आपको तो अच्छा ही लगेगा ना। अगर मैं उनसे मिली होती, मेरा फेस टू फेस बात हुआ होता तो मैं बोलती है ऐसे हैं।